हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं हूँ गणेश कसौधन और गुप्ता सर क्लासेज में आज आप लोगों के का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी खूबसूरत से चैनल गुप्ता सर क्लासेज में हम लेकर आए हैं हाई स्कूल क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आज के इस लेक्चर में हम बोर्ड परीक्षा में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसी को डिस्कस करेंगे, उसी का डिस्कशन होगा। हम पूरे फिजिक्स हाई स्कूल के पूरे फिजिक्स को 5 लेक्चर में हम डिवाइड करेंगे और 5 लेक्चर में हम पूरा फिजिक्स कवर करेंगे। हर एक लेक्चर में, हर एक वीडियो में, हर एक व्यू में कम से कम 2-2 चैप्टर को हम लेकर के चलेंगे। और ये आज का ये जो लेक्चर होगा, ये बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होगा, क्योंकि हम आज के इस लेक्चर में केवल और केवल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ही चर्चा करेंगे। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाते हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। आज ये 2 चैप्टर हम कोशिश करेंगे, आज ये 2 चैप्टर 1 व्यू में हो, 1 शॉट में हो, एक ही लेक्चर में ये कवर हो जाए। पूरा सिलेबस तो डिटेल्स नहीं लिख चलेंगे, लेकिन हाँ, इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जरूर हम कवर करेंगे। और इतना पढ़ने के बाद बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स से जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग सक्षम रहेंगे। कुल फिजिक्स में 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में से 2-2 चैप्टर को हम डिवाइड किए हैं और 2-2 चैप्टर का 5 लेक्चर बनाएंगे और 5 लेक्चर में ही पूरा फिजिक्स को हम कवर करेंगे। तो चलते हैं, बिना विलंब किए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या होता है, इसको देखें। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं और उदाहरण देकर समझाएं। प्रकाशिक माध्यम, क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। ये हमारा प्रकाश समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो माध्यम क्या होता है भाई? माध्यम वह होता है जिससे गुजरता है कौन? प्रकाश। प्रकाशिक माध्यम वह होता है जिससे प्रकाश गुजर रहा होता है, उसी को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, कैसे इसको लिखेंगे, आंसर लिखेंगे प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है।
प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है इसको देख लें। पहला होता है पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश गुजर पाती है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। वह माध्यम जिससे होकर के प्रकाश गुजर पाती है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम, एक बात जान लें, प्रकाश जिस माध्यम से गुजर पाती है वही प्रकाशिक माध्यम होता है। हम लोग बहुत पहले जानते हैं कि मान लेते हैं ये एक वस्तु है और यहाँ से कोई व्यक्ति इस वस्तु को देखना चाहता है, आंख लगा करके इसे देखना चाहता है, तो ये व्यक्ति इस वस्तु को तभी देख पाता है, ये व्यक्ति उस वस्तु को तभी देख पाएगा जब सूर्य से पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात इसके आंखों में पहुंच पाए। वस्तु से टकराने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जब इसकी आंखों में पहुंचता है तभी इसको देख पाता है, क्योंकि तभी इस वस्तु का प्रतिबिंब इसकी आंख में बनता है। अब मान लेते हैं रास्ते में कोई हम प्रकाशिक माध्यम रख देते हैं, प्रकाशिक माध्यम, और ऐसा प्रकाशिक माध्यम है जो पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब वह माध्यम जिससे होकर के प्रकाश गुजर पाती है। अगर ये माध्यम पारदर्शी है तो निश्चित रूप से प्रकाश टकरा करके परावर्तित होकर के जब वापस आएगा तो इस पार से इस पार आ जाएगा और आंख में जाएगा और इसका प्रतिबिंब बनेगा और व्यक्ति इस वस्तु को देख पाएगा। अगर ये माध्यम पारदर्शी न हो करके अपारदर्शी होता, अपारदर्शी वह माध्यम होता है। हम यहाँ पर एक बात लिखते हैं दूसरा माध्यम के बारे में, तभी हम बात करते हैं। दूसरा अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश गुजर नहीं पाती है उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जिससे होकर के प्रकाश गुजर नहीं पाती है उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो मान लेते हैं ये एक वस्तु है और ये व्यक्ति इस वस्तु को यहाँ पर आंख लगा करके इसे देखना चाहता है और ये माध्यम रख दिया बीच में, अपारदर्शी माध्यम है। तो एक बात क्लियर है कि जब प्रकाश इससे टकराएगा तो परावर्तित होकर के जब वापस होगा तो इस रास्ते जब वापस होगा प्रकाश परावर्तित होकर, तो चूंकि माध्यम अपारदर्शी है और अपारदर्शी वही माध्यम होता है जिससे प्रकाश गुजर नहीं पाता है, अर्थात प्रकाश आकर के यहीं पर क्या होगा, रुक जाएगा और इस पार नहीं आ पाएगा। जब प्रकाश इस वस्तु से टकरा कर इस पार नहीं आएगा तो इसके आंख में भी नहीं पहुंचेगा और जब आंख में नहीं पहुंचेगा तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इसके आंखों में बनेगा नहीं, अर्थात ये वस्तु को देख नहीं पाएगा। मतलब ये हुआ क्लियर एक बात। अब हम परिभाषा दूसरा भी बना सकते हैं। जिस माध्यम के द्वारा हम किसी वस्तु को उस पार देख पाते हैं
उसी को हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। उसी को क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। और वह माध्यम जिससे हम वस्तु को उस पार नहीं देख पाते हैं वही क्या होता है? अपारदर्शी माध्यम होता है। अब रह गई बात ये, कौन कौन से ऐसे वस्तु हैं जिससे हम उस पार देख पाते हैं? जैसे गिलास। गिलास क्या है? शीशा क्या है? पारदर्शी है, उस पार हम देख पाते हैं, अर्थात उधर से प्रकाश आ रही है तो हमारे आंखों में इससे हो करके आ पा रही है। गिलास। कौन सा गिलास? अनपॉलिश्ड, ऐसा गिलास ना हो जिस पर एक तरफ पॉलिश कर दिया गया। और क्या भाई? सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो एयर है, हवा है। एयर, हमारे वातावरण में हवा उपस्थित है, फिर भी हम वातावरण में हर वस्तुओं को देख पाते हैं, अर्थात हम इस हवा से हो करके उस पार देख पा रहे हैं, अर्थात ये क्या है? पारदर्शी है। जल। जल भी क्या है? पारदर्शी है। हम हाथ में थोड़ा जल ले ले तो हाथ की रेखा को भी देख लेते हैं जल होने के बावजूद भी, अर्थात जल क्या है? पारदर्शी है। और भी तमाम तरह के इस तरह के एग्जाम्पल मिल जाएंगे पारदर्शी के। अब अपारदर्शी क्या हो सकता है? अपारदर्शी हो सकता है बुक। क्या हो सकता है? बुक। और क्या हो सकता है? वाल। वाल मतलब दीवार। और क्या हो सकता है? चेयर। ये सब क्या है? ये अपारदर्शी माध्यम है। दो माध्यम तो हो गया, पारदर्शी और अपारदर्शी। अब एक तीसरा माध्यम पढ़ लेते हैं, पारभाषक माध्यम। इसको हम देखें, पारभाषक माध्यम। और डिटेल्स में नहीं हो पाएगा क्योंकि लंबा वीडियो बनाए हैं, टॉपिक लंबा है, इसलिए हम बहुत साइड में चल रहे हैं। और हाँ, मैटर जितना है उसे वीडियो को पॉज करके नोट्स करते रहें। और एक विशेष रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और एडवाइस दें कि अगर बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर पाना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, तो गुप्ता सर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और देखें। तो तीसरा माध्यम देख लेते हैं, उसके बाद हम अगली हेडिंग की तरफ चलेंगे। पारभाषक। पारभाषक माध्यम देखिए क्या होता है। पारदर्शी तो माध्यम वह होता है जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से गुजर पाती है। अपारदर्शी माध्यम वह होता है जिससे प्रकाश थोड़ा भी गुजर नहीं पाता है। पारभाषक माध्यम क्या होता है? वह माध्यम जिससे प्रकाश की आंशिक मात्रा, आंशिक क्या होता भाई? कम मात्रा, थोड़ी मात्रा, आंशिक मात्रा गुजर पाती है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। ऐसे माध्यमों से वस्तु को धुंधला अथवा अस्पष्ट देखा जा सकता है। स्पष्ट देखा जा सकता है। अस्पष्ट देखा जा सकता है तो पारभाषक माध्यम हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? मान लेते हैं अनपॉलिश्ड एक गिलास है, शीशा, इस पर पॉलिश नहीं, वो तो पारदर्शी होगा। लेकिन हाँ, इसी गिलास को थोड़ा जमीन पर घिस दे, रगड़ दे, तो यही धुंधला दिखने लगता है। इसी से ग्राउंड ग्लास इसका एग्जाम्पल होगा। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? मान लेते हैं एक पेपर लीजिए, व्हाइट पेज,
व्हाइट पेज क्या होता है, अपारदर्शी होता है। लेकिन इसी पेपर पर थोड़ा ऑयल लगा दे, तेल लगा दे, तो ये पारभाषक बन जाता है, ऑयल्ड पेपर। ऑयल्ड पेपर ये क्या होते हैं, पारभाषक माध्यम होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम तो हो जाएगा। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करें और परावर्तन के नियम लिखें। चलिए इसे इरेज करते हैं, साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखते हैं। सारे क्वेश्चन ये लॉन्ग हैं। प्रकाश की परावर्तन को परिभाषित करें और परावर्तन के नियम लिखें। प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करें और नियम लिखें। तो परावर्तन क्या होता है इसको देख लें। मान लेते हैं कोई ये तल है, समतल है, चिकना है, लेकिन हाँ एक तरफ पॉलिश किया गया है जिससे ये माध्यम बन गया अपारदर्शी बन गया। क्या बन गया, अपारदर्शी। पॉलिश इसलिए किया गया कि अगर कोई प्रकाश पड़े तो इस पार आने न पाए। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, अविलंब। अविलंब ड्रा कर लेंगे तो इसे कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रकाश की किरण को इसके तल पर डालते हैं, परावर्तक तल पर डालते हैं। ये पॉलिश तल हो गया तो दूसरा तल परावर्तक होता है। अब जब ये प्रकाश को डालते हैं तो ये प्रकाश इस पार तो नहीं आएगा, तो नहीं आ पाता है तो टकरा करके इधर मुड़ करके वापस हो जाता है, इधर मुड़ करके वापस हो जाता है। कुछ और प्रकाश लेते हैं। अगर कोई प्रकाश सीधे आपतित करते हैं ऐसे, तो इस पार तो नहीं आ पाएगा, तो ये टकरा करके सीधे उस पार वापस निकल जाएगा। प्रकाश की किरणें जब किसी समतल, चिकने, अपारदर्शी माध्यम से टकराती हैं तो उसी माध्यम में, अपने ही माध्यम में टकरा करके पुनः वापस हो जाती हैं और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परिभाषित कैसे करेंगे, प्रकाश की किरणों का समतल, चिकने व अपारदर्शी माध्यम से टकराने के पश्चात अपने ही माध्यम में वापस हो जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ई परावर्तन है, ये आया, टकराया और अपने ही माध्यम में वापस हो गया, इसी को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, प्रकाश किरणों, अच्छा आंसर लिख करके लिखेंगे। आंसर क्या, आंसर में हेडिंग पड़ेगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये हेडिंग लिखेंगे और इस हेडिंग में यही आंसर लिख देंगे। क्या, प्रकाश किरणों का किसी समतल, चिकने व, इसे मिटा दे पहले, वह प्रकाश किरणों का किसी समतल, चिकने व अपारदर्शी
अपारदर्शी माध्यम से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस हो जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरणों का किसी समतल चिकने व अपारदर्शी माध्यम से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस हो जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का रहा डेफिनेशन, परिभाषा। अब हम लिखते हैं परावर्तन के नियम। तो आंसर में अगला हेडिंग पड़ेगा क्या? परावर्तन के नियम। इसे हम मिटा देते हैं। पूछ करके नोट किया करें, अपना नोट्स खुद बनाना चाहिए क्योंकि वही बेस्ट होता है। एक बार हम समझा रहे हैं तब याद होगा, एक बार अपने लिखेंगे तब याद होगा, और फिर याद कर लेंगे, 2-3 राउंड हो जाता है। इसीलिए अपना नोट्स बनाना चाहिए। किसी का बनाया हुआ नोट्स से बेहतर है खुद अपना नोट्स बनाए। परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है? देखिए, परावर्तन के 3 नियम होते हैं। तो हम लिखते हैं क्या? प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। कौन कौन नियम होता है? इसको एक डायग्राम बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, उसके बाद ये लिखते हैं। मान लेते हैं ये कोई समतल चिकना तल है। ये जो है ये पॉलिश किया गया है, और ये तल जो है अनपॉलिश्ड है, पॉलिश्ड है, जिसे कहेंगे परावर्तक तल। ये परावर्तक तल है। अब इस पर क्या करेंगे? एक अभिलंब खींच देंगे। ये अभिलंब है, अभिलंब है। अब क्या करेंगे? इसी बिंदु पर एक आपतित प्रकाश की किरण डालेंगे। ये प्रकाश किरण है, आपतित हो रही है। क्या है? आ रही है, इसलिए इसका नाम है आपतित किरण। आपतित किरण है। आपतित किरण इस परावर्तक तल के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। अब चूंकि ये प्रकाश इस पार तो आएगी नहीं क्योंकि पॉलिश कर दिया गया है, अपारदर्शी बना दिया गया है। ये टकराएगा और टकरा करके पुनः इस मार्ग में वापस हो जाएगा। चूंकि ये टकरा करके वापस हो रहा है, इसलिए वापस होने वाली किरण कहा जाए या परावर्तित किरण कहा जाए। परावर्तित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण है। अब क्या करते हैं? जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, और इसे R से
इतनी टर्मिनोलॉजी रहा प्रकाश के परावर्तन के नियम में। अब पहला नियम क्या है? पहला नियम जिसे कहते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम, इस नियम में बस इतना ही कहा गया, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन नियम के अनुसार आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। ये परावर्तन का प्रथम नियम हुआ। अब दूसरा नियम क्या है परावर्तन का, इसे देख लिया जाए। तो हम इसे ऊपर इरेज करते हैं, बोर्ड छोटा है इसलिए। मतलब ये कहा गया कि ये जो कोण आई है और ये जो कोण आर है, ये क्या रहेगा? बराबर रहेगा, समान रहेगा। ये परावर्तन का प्रथम नियम होगा। दूसरा नियम देखिए क्या है। दूसरा नियम द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में बस इतना ही कहा गया कि ये जो आपतित किरण है, आपतन बिंदु पर खींचा गया आपतित किरण, और कौन? परावर्तित किरण। और इसी बिंदु पर एक और डाला गया क्या? अभिलंब। आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। अर्थात अगर बोर्ड पर बना रहे हैं तो बोर्ड के ही तल में बनाएंगे। कोई भी ऐसा किरण ऐसा नहीं है कि आपतित किरण बोर्ड के तल में हो तो परावर्तित किरण बोर्ड के बाहर के तल में हो, ऐसा कोई नहीं है। हमेशा एक ही तल में होता है। अगर कॉपी में बनाते हैं तो तीनों को कॉपी के तल में ही बनाते हैं। यही इसका नियम होता है। परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार आपतन बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बस ये परावर्तन का प्रथम और द्वितीय नियम हो गया। परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, अर्थात कागज के तल में होंगे अगर कागज पर बना रहे हैं तो। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे इरेज करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, प्रतिबिंब को परिभाषित करें। प्रतिबिंब को परिभाषित करें, डिफाइन इमेज। ये क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में इसे पूछा गया। तो प्रतिबिंब देखिए क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, मान लेते हैं कोई दर्पण है, ये दर्पण है और इसकी तरफ एक तरफ एक पॉलिश कर दिया गया है। तो पॉलिश कर दिया जाता है, ये दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक वस्तु को हम रख देते हैं, वस्तु को रख देते हैं। अब इस वस्तु का इस दर्पण पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। कैसे प्रतिबिंब बनेगा, देखते हैं कैसे। इस वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी और दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात ये प्रकाश की किरण उस पार नहीं निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि उधर पॉलिश कर दिया गया है। तब ये क्या हो जाएगी? टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाएगी। मैंने बताया था कि जब ये लंबवत आती हैं तो परावर्तित उसी मार्ग पर होकर के ऐसे निकल जाती है, परावर्तित हो जाती है। जब भी कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होगा तो उस वस्तु से कम 2 प्रकाश को हम ले चलेंगे और दोनों परावर्तित प्रकाश जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी बिंदु पर ये प्रतिबिंब बनता है इस वस्तु का। दोनों परावर्तित प्रकाश जहां पर मिलेंगे वहीं पर हजारों जितने भी प्रकाश मिलेंगे जाए कोई बिंदु उसी बिंदु पर मिलेंगे। अब दूसरे प्रकाश की बात हम कहां पर कर दें? दूसरा प्रकाश कहां ले चलते हैं? एक तो ऐसे सीधे ले गए अविलंबवत, तो मान लेते हैं दूसरा अविलंबवत न जाकर के सीधे ऐसे गया, इस पर गया, यहां पर पड़ा। यहां पर इस बिंदु से एक प्रकाश की किरण इधर सीधे गई और एक प्रकाश की किरण यहां पर गया। जो ऐसे प्रकाश की किरण जाएगा वो तो उसी मार्ग पर वापस हो जाएगा परावर्तित होकर, लेकिन जो ऐसे गया तिरछा वो कहां से परावर्तित होकर वापस होगा इसके बाद की जानकारी अभी हमें पता नहीं है। हाँ, इसके बाद की जानकारी कैसे पता चलेगा? तो हम जिस बिंदु पर ये प्रकाश जाती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं और इसी बिंदु पर ये अविलंब ड्रा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अविलंब ड्रा कर देते हैं। ये प्रकाश आ रही है तो ये हो गया आपतित किरण और इनके अविलंब के बीच और ये कोण बन गया आपतन कोण। मैंने बताया था कि परावर्तन का नियम कहता है एंगल I बराबर एंगल R। अतः ये अपवर्तित किरण अपवर्तन के पश्चात जहां से ये गुजरेंगी वो भी कोण जो है अविलंब से उतना ही बनाएगा जितना कि I के बराबर कोण यहाँ नाप करके और ये किरण को वापस कर देंगे, यही परावर्तित किरण हो जाएगी। यही परावर्तित, इसका परावर्तित किरण ये और इसका परावर्तित किरण ये, 2 प्रकाश की किरण ले चलेंगे। हमेशा I का मान, I और R का मान हमेशा बराबर होगा। मैंने बताया था कि मान लेते हैं कि ये अविलंब है, ये क्या है? अविलंब है। अगर प्रकाश की किरण अविलंब से होकर के जा रहा है, तो एक बात जान लें, अविलंब और इस आपतित किरण के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब इस कंडीशन में I का मान क्या है? I का मान है 0, एंगल I बराबर 0। तो जब एंगल I बराबर 0 तो एंगल R बराबर भी 0। इसलिए प्रकाश की किरण इसी मार्ग पर वापस होती है क्योंकि दोनों को बराबर करना होता है। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें आगे बढ़ाते हैं, कहीं पर ये मिलता ही नहीं है, कहीं पर नहीं मिलता है और दोनों परावर्तित किरणें जहां पर मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात आगे नहीं मिल रही हैं तो हम क्या करें, इसे पीछे बढ़ा दें, ठीक है। और यहाँ पर ये मिल रहा है, यहाँ पर ये प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा, इमेज बनेगा। और ये क्या है?
ये बिंदु ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये वस्तु है, बिंदु वस्तु है, और ये क्या है, बिंदु प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। अब ये अगर दोनों प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल जाती परावर्तन के पश्चात तो प्रतिबिंब भी वास्तविक बनता। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा प्रतिबिंब क्या कहा जाता है, आभासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। और हाँ, आभासी प्रतिबिंब की एक विशेषता है, इसे पर्दे पर लिया नहीं जा सकता है, इसे पर्दे पर लिया नहीं जा सकता है। तो अब देखें प्रतिबिंब की परिभाषा कैसे लिखते हैं। किसी वस्तु से अथवा बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु से अथवा बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब की परिभाषा होती है। अच्छा, इसमें दो बातें कहा गया, जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती प्रतीत होती हैं, इसका मतलब है दो तरह की बात कहा गया, अर्थात दो तरह का प्रतिबिंब भी होगा। अब हम इसी में लिख देते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। आभासी। और इसे हम इरेज करते हैं। वास्तविक और आभासी के बारे में थोड़ा बता दें, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, पहला बात ये, जब परावर्तित किरणें आपस में वास्तव में मिलती हैं, तभी ये बनता है वास्तविक। दूसरी बात ये कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, सदैव उल्टा होता है। और तीसरी बात ये, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। समतल दर्पण में समतल दर्पण के द्वारा कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, नहीं बनता है। समतल दर्पण के द्वारा कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, ये भी जान लें। वास्तविक प्रतिबिंब गोलीय दर्पण में विशेष परिस्थिति में बनता है, गोलीय दर्पण में बनता है। ये तो वास्तविक प्रतिबिंब की कुछ बातें हैं। आगे हम आभासी की बात लिख दें, फिर आगे बढ़ते हैं। आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में देख लें क्या होता है। पहली बात ये, जब परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, तभी ये बनता है। दूसरा बात है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। और तीसरी बात यह है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। अगली बात है क्या, समतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये रहा आभासी प्रतिबिंब के बारे में। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
अब अगला क्वेश्चन, हमको लगता है वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में बनाया जाएगा, क्योंकि लोड होने में बड़ी दिक्कत होती है। हमको लगता है थोड़ा वीडियो 5 के बजाय 7 हो सकता है, 6-7 हो सकता है। अगला हमारा टॉपिक होगा गोलीय दर्पण से। अब गोलीय दर्पण के बारे में हम चर्चा करेंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव, फोकस, वक्रता, त्रिज्या और मुख्य अक्ष को परिभाषित करेंगे और गोलीय दर्पण से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका डिस्कशन करेंगे। आज इतना ही रोकते हैं, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।